हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभा क्लासेस पर। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था कि हम वेक्टर एडिशन में तीन लॉ पढ़ेंगे, तीन मेथड पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो ट्रायंगल मेथड, दूसरा पैरेललोग्राम मेथड और दूसरा पॉलीगन मेथड। पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल मेथड को कंप्लीट किया था, मीन्स वेक्टर जोड़ने की त्रिभुज विधि को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि, मीन्स पैरेललोग्राम विधि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मेथड है क्या। तो हम आपको बताते हैं, मान लो अगर कोई आपके पास दो वेक्टर राशियां हैं जो समांतर चतुर्भुज की दो साइडों के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही हैं, तो उनका जो परिणामी होगा वो हमेशा उन दोनों वेक्टरों के विकर्ण या उन दोनों वेक्टरों की वजह से जो समांतर चतुर्भुज क्रिएट होगा, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, विकर्ण होगा, उस विकर्ण से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, मीन्स वो उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर गुजरता है, वो उसका परिणामी वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई एक वेक्टर ले लेते हैं, कोई वेक्टर है ये, वेक्टर का नाम है P। कल ही वाले लेंगे जो उसमें हमने लिया था सेम टू सेम। ठीक है, अगला वेक्टर है वेक्टर Q और ये यहां से थीटा एंगल पर है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सब कुछ क्लियर? बहुत अच्छे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये अपने पास एक सवाल है जिनको ऐड करना है, वो भी कौन से विधि द्वारा? समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा। एक बार यहां मेंशन कर देते हैं। इस वीडियो में हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज विधि। आप सभी जानते हैं इसमें दो ही मेथड पढ़ने होते हैं, कोई भी हो उसमें दो ही मेथड है। एक तो उसका ज्यामिति एडिशन और दूसरा उसका मैथमेटिकल, मींस गणितीय एडिशन। यानी एक बार हम ज्यामिति विधि पढ़ेंगे और एक बार कौन सा? गणितीय। यानी इन वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा जोड़ेंगे, एक बार ज्योमेट्रिकल मेथड द्वारा और एक बार एनालिटिकल मेथड द्वारा। ठीक है, तो दो वेक्टर है अपने पास, एक वेक्टर P और दूसरा वेक्टर Q है, जो कि वेक्टर P के साथ ध्यान से देखो तो थीटा कोण पर है। ठीक है, अब ऐड करने का रूल क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। रूल ये कहता है कि दोनों में से किसी एक वेक्टर को खींच लो। सपोज हमने P को खींचा, तो हम यहाँ पर पहले मेथड को सॉल्व करने वाले हैं और उस मेथड का नाम है ज्यामिति, है ना। तो जैसे जैसे सॉल्व करते जाए बस वही चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो हमने वेक्टर P को पहले लिया और आराम से खींच दिया इसके दिए गए परिमाण पर। ठीक, अब कुछ ना कुछ इसका नाम भी देना ठीक रहेगा। सपोज हमने इसका नाम दिया, क्या दे दे, चलो AB लिखते हैं। इस वेक्टर का क्या नाम दिया? AB, और AB का जो परिमाण है वो P है। ठीक है, अब क्या करना है इस मेथड में, इस वाले वेक्टर जो इसको जोड़ना है उसको पहले वेक्टर के टेल से खींचना है। किससे खींचना है? टेल से। इसे उठाइए और यहाँ पे चिपका दीजिए। इसके लिए कौन सा मेथड काम करता है तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, आपको याद होगा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर जैसे खींचा इसको उठा करके हम ऐसे ही शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पर। वहां से उठाइए और इसको दिए गए परिमाण पर यहाँ थीटा पर खींच दीजिए, तो मे भी आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। और ये एंगल थीटा है। इस वेक्टर का परिमाण क्या है तो आप देख पा रहे होंगे, इस वेक्टर का परिमाण है Q। क्या है? Q। ये थीटा कोण है, इस वेक्टर का परिमाण Q है। AB इस वेक्टर का नाम था, AC इसका नाम दे दो। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? आगे करने के लिए क्या है, जो तुमने फाइनल वेक्टर खींचा है ना, दूसरा वाला जिसको जोड़ा है, इसका भी एक पैरेलल वेक्टर खींच दीजिए। मींस इसको भी शिफ्ट कर दीजिए पैरेलल, है ना। तो इसको यहां से उठाइए और यहां पे रख के शिफ्ट कर दीजिए, तो अगेन आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये क्यों है तो 100% इसका भी मॉड क्यों होगा। ABC, तो इसका ना कुछ नाम दे दे D। इस पॉइंट का क्या नाम दे दिया? D। यानी सबसे पहले दोनों वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर को खींच लेते हैं, दूसरे वेक्टर को उसके पहले वेक्टर के साथ थीटा कोण पर खींच देते हैं, मींस जिस कोण पर दिया रहता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इस जुड़ने वाले वेक्टर का एक पैरेलल वेक्टर भी खींच देते हैं उसी परिमाण का।
अब क्या करते हैं, फाइनल टच, इन दोनों जो पैरेलल वेक्टर हैं इन दोनों वेक्टरों को मिला दीजिए ऐसे, है ना, ये काल्पनिक रेखा है। अब ध्यान से आप देखें तो एक ये कन्वर्ट हो गया किसमें, समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जो इसका फाइनल वेक्टर लिखा जाता है वो हमेशा इन दोनों वेक्टरों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु तो यही वाला है ना, यानी जो फाइनल वेक्टर होगा एक्चुअल में वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से रिप्रेजेंट किया जाता है। समांतर चतुर्भुज क्या है, ए बी डी सी, है ना, तो इसके विकर्ण का कुछ वैल्यू ले लें, परिमाण ध्यान से तो ये होगा, ये है ना, इसका आपको नाम अच्छे से याद होगा, इसका नाम हमने पीछे आपको आर बताया था, क्या बताया था, आर। तो ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर पी था, ये वेक्टर क्यू है और ये अगेन वेक्टर क्यू ही है, ठीक है ना। तो जो वेक्टर आर है वो एक्चुअल में क्यू और पी का परिणामी सदिश है, ठीक है, जो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। दूसरी बात आपको याद होगा, इसका जो परिमाण होगा वो क्या लिखेंगे, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ये तो बात हो गई परिमाण की। अब एक चीज और भी तो लिखनी होती है, तो आप सभी जानते हैं दिशा लिखनी है, क्या लिखनी है, दिशा। तो दिशा हमने आपको कई बार बता रखा है, दिशा ऑलवेज लिखी जाती है परिणामी वेक्टर और किसी एक वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो एक्चुअल में उसकी दिशा होती है। तो वेक्टर आर वेक्टर पी के साथ जो कोण बना रहा है वो एक्चुअल में उसकी दिशा है। तो हम ये लिखेंगे वेक्टर आर व वेक्टर पी के बीच का कोण वेक्टर आर की दिशा को प्रदर्शित करता है। बस इतना ही लिखना होता है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो वेक्टर आर और वेक्टर पी के बीच कोण कितना है, देखो ये वाला टोटल एंगल क्यू और पी के बीच है थीटा, क्यू और पी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। पर वेक्टर आर और वेक्टर पी के बीच का कोण थीटा नहीं है, याद करें इस वाले कोण का हमने कुछ और नाम रखा था और वो आपको याद होगा फाई, क्या रखा था, फाई। तो एक्चुअल में वेक्टर आर व पी के बीच का जो कोण है जिसका एक्चुअल में जो मैग्नीट्यूड है वो फाई है, वेक्टर आर की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये कौन सा मेथड है, ज्यामिति मेथड, कौन सा, ज्यामिति। अब बारी है किसको पढ़ने की, गणितीय। तो एग्जाम्पल यही रहेगा, इसी को हम सेट करेंगे किस विधि में, गणितीय विधि में, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं और आगे की कहानियां समझते हैं, ठीक है। डायग्राम लगभग ऐसा ही बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना देते हैं। और दोनों मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए ताकि आप वेक्टर राशियों में बहुत तेजी से अपनी संक्रियाएं कर पाए, ठीक। क्या करना है, इस बार अपने को पढ़ना है गणितीय विधि। कौन सी विधि, गणितीय विधि, जैसे कि पीछे ट्रायंगल मेथड में आपको पढ़ाया था, है ना। ध्यान से तो कॉपी पेस्ट चलेगा बिल्कुल। तो गणितीय विधि में क्या करना है, अगेन वेक्टर जोड़ने का सिस्टम वही रहेगा। सबसे पहले वेक्टर पी को खींच देते हैं, ठीक, इसका कुछ नाम देंगे। तो पीछे नाम हमने ए बी दिया था तो वही ले लेते, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे वाले वेक्टर को पहले वेक्टर के टेल से खींचते हैं थीटा कोण पर, क्योंकि कोण थीटा है, तो वहां से उठाइए, यहां शिफ्ट कर दीजिए। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये भूलना नहीं है कभी। इसका कुछ नाम दे दे, ए बी, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्यू है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है। इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। वेक्टर पी और क्यू के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। आगे बढ़ते हैं, इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर और शिफ्ट करते हैं, इसको यहां से उठाइए और यहां शिफ्ट कर दीजिए आगे। इसका मैग्नीट्यूड तो आप कहेंगे क्यों है, क्योंकि इसी का पैरेलल है।
इसका कुछ नाम दे दे, ए बी इसका नाम था तो इसका नाम बी सी रख दिया। फाइनल आगे बोलो क्या करते थे, आगे इन वो दोनों वेक्टरों की लाइनों को मिला देते थे, ये एक वर्चुअल रेखा होती थी। नेक्स्ट क्या करते थे, फाइनल वेक्टर लिखने के लिए वेक्टर आर लिखने का तरीका था इनका विकर्ण, इनका विकर्ण, ये वेक्टर आर है। उम्मीद करते हैं डायग्राम सभी को समझ आया होगा, और अच्छे से याद हो तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो डायरेक्शन है, और इनके बीच के कोण को हम फाई से डिनोट करते हैं, ये बात भी आपको याद होगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। गणितीय विधि में क्या करते थे, तो मैं याद होगा ट्रायंगल मेथड में इस ए बी रेखा को आगे बढ़ाते थे, तो बढ़ा लेते हैं, है ना, और फिर क्या करते थे, यहां से एक लंब गिराते थे, इसका कुछ नाम दे दे, सपोज एन नाम दे दिया, तो लंब का नाम है सी एन, लंब का नाम सी एन। अगर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो तो ये कोण थीटा है जो कि ये वाला है, और ये वाला लंब है, तो जाहिर सी बात है ये 90 होगा, मीन्स ये समकोण दिख रहा होगा आपको, तो बस इतना बना दे समझ जाओगे। बिल्कुल ये वाला सिंबल ही 90 का होता है। ठीक है अब क्या करना था तुम्हें, देखो तुम्हें ए बी का भी मैग्नीट्यूड आता है, अब ए बी का आता है, अगर जरूरत पड़ी बीसी की तो बीसी का भी निकाल लोगे, क्योंकि ए बी के पैरेलल रेखा ही तो बीसी है। अगला देखो ए बी, सॉरी गड़बड़ हो गया, ए बी इसका नाम दे दिया तो इसका नाम रखो सी और इसका नाम रखो डी। अब ठीक है ना, तो ये ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है पी, और ए सी का मैग्नीट्यूड क्यू, और अगर हम तुमसे पूछे सी डी तो ध्यान से देखो, तो सी डी का मैग्नीट्यूड वही होगा जो ए बी का है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं, और ए सी का मैग्नीट्यूड वही होगा जो किसका है बी डी का, क्योंकि हमने ए सी के पैरेलल ही तो बी डी को शिफ्ट किया था, है ना। आगे का काम क्या था, हमने ए बी वेक्टर को आगे बढ़ा लिया था और उस पर पॉइंट डी से मींस पॉइंट डी से इस रेखा पर एक लंब डाला है जिसका मैग्नीट्यूड dn है। तो तुम ध्यान से देख पा रहे होगे इसमें बहुत दूरियां पता है, कुछ मिसिंग है, जो पता है पहले उनको डिनोट कर देते हैं। चलो इधर लिख देते हैं, है ना। ध्यान से देखो तो ए बी पता है, वेक्टर p है, dn तुम्हें नहीं पता है बट bd पता है, अच्छा bd भी पता है और ac भी पता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए इसे लिख दिया। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ी AD की मान लो, है ना, तो AD भी तो पता है, A और D का मैग्नीट्यूड कितना है आप कहेंगे R है ना। अब देखो दो तुम्हें वैल्यू निकालनी, कौन कौन सी, एक तो Bn और दूसरा Dn, है ना। तो याद करो क्या एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है सभी को, BND या DNB बोल लो, तो ध्यान से देखना इधर, समकोण त्रिभुज BND में क्या एक बार ये साइन निकालनी और एक बार ये, जब ये निकालेंगे तो साइन थीटा, तो बिल्कुल साइन थीटा इक्वलेंट क्या होता है सभी को याद होगा, हमने कल लिखाया भी था सेकंड वाले मेथड में जब वो पढ़ाया था ट्रायंगल मेथड। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अगर आप इसका लंब देख पा रहे हो तो वैल्यू dn है, बटे में कर्ण बोलो इसका कितना है, कर्ण की मैग्नीट्यूड क्यों है मींस bd है, db कुछ भी लिख लो, सपोज हमने bd लिख दिया, है ना, dn लिखा है तो db लिखो, या तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे एक्चुअल में dn वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, तो dn निकाल देते हैं फिर, dn बराबर बोलो क्या लिखेंगे, क्या ये वैल्यू और ये साइन थीटा मींस db साइन थीटा, है ना। अब अगर सवाल को तुम ध्यान से देखो तो db बोलो चाहे bd बोलो बात तो एक ही है ना, तो db की जो वैल्यू है वो क्यों है, तो मींस ये वैल्यू आ जाएगी क्यों साइन थीटा, तो एक वैल्यू यहां से निकल आई मींस लंब की वैल्यू निकल आई ये वाली, है ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकला वो कितना निकला क्यों साइन थीटा। अब मुझे ये वाला भी तो निकालना है तो इसको भी निकाल देते हैं, इसको निकालने के लिए यहां पे लगा देते हैं, यहां से देखेंगे अगेन इसी प्रकार BND में समकोण त्रिभुज BND में इसे इरेज कर सकते हैं क्योंकि ये तो सवाल ही है ना। चलो अभी फिलहाल इसको लिखते हैं, BND में cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है bn क्योंकि यही तो वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, bn और बटे में कर्ण, कर्ण की साइड क्या है bd लिखो चाहे db, है ना। अब बोलो क्या लिखें, bn ही तो फाइंड करना है तो ये मल्टीपल कर जाएगा मींस bd cos थीटा,
सवाल में BD की वैल्यू अपने को आती है Q cos थीटा। उम्मीद करते हैं सभी को ये 2 स्टेप जरूर आए होंगे, यानी DN और BN के मान सभी को जरूर आ गए होंगे, क्योंकि सारे मान तो अपने को पता ही थे, बाकी मिसिंग केवल 2 वैल्यू थी, एक तो DN की वैल्यू और दूसरी BN की वैल्यू। अब DN की वैल्यू क्या निकल के आई है Q sin थीटा, और BN की वैल्यू क्या निकल के आई है Q cos थीटा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं और R का मान निकाल देते हैं। ठीक, अब उधर हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि उधर कुछ काम का नहीं है। ये सवाल था जिसको हमने मिटाया है। ठीक, अब आगे की कहानी ध्यान से देखेंगे। अब इसका फाइनल टच देना है। फाइनल टच के लिए क्या करेंगे, मींस वेक्टर R निकालना है अपने को। वेक्टर R निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रेखा को थोड़ा दिमाग से हटाएं, मींस BD रेखा को थोड़ा हटाएं तो एक आपको ट्रायंगल दिखेगा। क्या दिखेगा, ध्यान से देखना, मे भी कुछ ऐसा। ये वेक्टर R दिखेगा, ये वेक्टर P, और ये 2 सेक्शन में है, वेक्टर P और साथ में ये वाला पॉइंट B है और ये पॉइंट N है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट N है ना। तो हमें सिर्फ बताना तुम्हें ये था कि ये क्या समकोण दिख रहा है सभी को। अगर ये सभी को समकोण दिख रहा है तो क्या ये वाली साइड कर्ड है, और कितने लोगों को याद है अपने को निकालना तो R का परिमाण ही है। तो R का परिमाण निकालने के लिए बोलो क्या करें, इसका नाम A है ना। तो ध्यान से देखना, त्रिभुज बोलो क्या है, AND, समकोण त्रिभुज AND में मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, R की। तो R इसका कर्ड हुआ ना, तो कर्ड बोलो क्या है, AD का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस है, सभी को याद होगी अच्छे से। AD स्क्वायर बराबर AN स्क्वायर, AN प्लस, अरे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब बोलो कितना है, DN। उम्मीद करते हैं ये लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, है ना। AD का स्क्वायर बराबर, अच्छा जो वैल्यू AN है, AN अपने को टोटल वैल्यू पता ही नहीं है, ये 2 सेक्शन में है, एक तो AB और प्लस BN, यानी AB प्लस BN को जोड़ देंगे तो वो AN के बराबर हो जाएगा। मीन्स AB प्लस BN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये रेखा और समझ आई होगी। अब क्या करना, सभी के पास परिमाण रख दीजिए अच्छे से। तो आप यहां से रख दीजिए, AB की वैल्यू वेक्टर P है, वेक्टर बात चलो पहले लगाते हैं, प्लस BN की वैल्यू सवाल में निकाली है कहीं पर, ये रही। BN की वैल्यू है Q cos थीटा, Q cos थीटा, Q cos थीटा, और इस टोटल का क्या, स्क्वायर वेक्टर Q। ठीक है, प्लस DN की वैल्यू ये रही Q sin थीटा, और इसका भी क्या, स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, इसको बस उड़ा दीजिए। सभी को ध्यान से, तो ये दिख रहा होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, और A प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हें अच्छे से आता ही होगा। बोलो क्या लिखें, वेक्टर P स्क्वायर Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, प्लस इसको बोलो क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। इसको बस फार्मूला खोला है यहाँ पर, है ना। अब बोलो क्या करें, अब क्या करें, तो क्या ये वाला टर्म और उम्मीद करते हैं लास्ट वाला टर्म आपको सभी को दिख रहा होगा, ऐसे Q स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो P स्क्वायर ये लिखा है प्लस Q स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, अब सभी को याद होगा इस वाली लाइन की तो वैल्यू सभी ने पढ़ रखी होगी कक्षा 10 में, सर्वसामिका, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मींस वेक्टर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये बच गया किसके बराबर, AD के स्क्वायर, AD स्क्वायर के बराबर। AD की वैल्यू क्या है, वेक्टर R है। मींस ये जो वैल्यू बची है वो वेक्टर R स्क्वायर है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं फार्मूला, वेक्टर R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा।
पर आप याद करो मुझे तो केवल वेक्टर आर चाहिए, वेक्टर आर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा दीजिए, सामने वाली वैल्यू पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। मीन्स वेक्टर आर इक्वलेंट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और इस पूरे पर क्या आ जाएगा, रूट। इस पूरे पे क्या आ जाएगा, रूट। और अपना यही फार्मूला है जो कि तुम्हें प्रूफ करना था। और उम्मीद करते हैं ये वाला चीज उसमें भी आई थी ट्रायंगल मेथड में, है ना। तो ये वेल प्रूफ हो चुका है। तो समांतर चतुर्भुज हो चाहे ट्रायंगल मेथड हो, कोई भी मेथड हो, वेक्टर आर निकालने का एक ही फार्मूला है, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, तो ये तो निकाल लिया हमने परिमाण। अब बारी किसकी है, दिशा निकालने की। किसकी निकालने की, ये इसका परिमाण है, याद रखना। अब मुझे क्या निकालना है, दिशा। क्या निकालना है, दिशा। तो दिशा निकालने के लिए इसे इरेज करते हैं और यहीं पे निकाल देते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है ना। तो दिशा को ध्यान से देखेंगे। दिशा क्या लिखते थे, tan फाई। अरे tan थीटा, पर थीटा का मतलब है कि वेक्टर आर और वेक्टर पी के बीच का कोण, वेक्टर आर और वेक्टर पी के बीच का कोण क्या है, फाई। तो हम इधर क्या लिख देंगे, फाई। tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। अरे लंब कितना है, dn, बटे में आधार कितना है, an। इसे ही सॉल्व कर दीजिए बस। an की वैल्यू बोलो क्या है, ab प्लस bn, ab प्लस bn। अब कुछ करना नहीं, इनके मान रख दो। dn की वैल्यू बोलो कितनी है, dn की वैल्यू अभी यहाँ पे जो मिटाया वहीं पर थी, क्यों साइन थीटा, क्यों साइन थीटा। a की वैल्यू बोलो क्या है, तो आप कहेंगे वेक्टर p है, प्लस bn की वैल्यू आप सामने देख पा रहे होंगे, क्यों cos थीटा। ये वैल्यू निकल के आ गई tan फाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर दिख रहा है सभी को, बहुत अच्छे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज विधि में वेक्टर आर जो निकला है वो इसका परिमाण है दो वेक्टरों का, और जो tan फाई है वो दोनों वेक्टरों की दिशा है, मींस डायरेक्शन को दिखाता है। मींस ये वेक्टर आर की दिशा है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इसकी कुछ स्थितियां दी जाती हैं, वो आप अच्छे से याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको आराम से बना लेना है, समझ लेना है। ना समझना है तो वीडियो को रोकें और दोबारा जरूर देख लें, ठीक है। अब कुछ स्थितियां हैं उनको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत इजी वे में आनी चाहिए। और ये फार्मूले अभी भी जो लिखे गए हैं इन्हें आप याद रखना क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो लिखते हैं। तीन स्थितियां हैं, तीनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो। चलो तीनों एक ही बार में लिख देते हैं और आराम से समझाते हैं। नेक्स्ट, जब दोनों वेक्टर, दोनों लिखो चाहे दो वेक्टर, है ना, दोनों मत लिखो। जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो। थर्ड, जब दो वेक्टर लंबवत हो। ये तीन केस है आपको और इन तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है। कहने का मतलब है फिजिक्स में जनरली न्यूमेरिकल इन तीनों ही पर आता है। मींस जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो, जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो, है ना। इनको अच्छे से समझने के लिए इनके डायग्राम बना देते हैं। सपोज करते हैं दो वेक्टर हैं P और Q, जैसे पीछे अभी चल रहे थे। एक ही दिशा में होने का मतलब है ऐसे है, मैग्नीट्यूड समान भी हो सकते हैं और असमान भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक वेक्टर P है और दूसरा वेक्टर Q है। जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं
तो कितने लोगों को एक बात प्रॉपर समझ में आ गई कि थीटा भाई साहब 0 है। थीटा कितना है? 0। आगे बढ़ते हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हों, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, परिमाण समान भी हो सकते हैं और नहीं भी, तो वो कंडीशन न्यूमेरिकल बताएगा। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है ना। जब दोनों वेक्टर अपोजिट है तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ आया होगा कि इस केस में जो थीटा है वो 180, अरे रिवर्स है ना वो, इसलिए थीटा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ की बात करें, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साफ मतलब है कि एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है ना। तो आपको थीटा साफ साफ पता है कि थीटा कितना है? 90 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर हमने खींच दिए, आपको इनके थीटा अच्छे से समझ आने चाहिए। जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो इनका थीटा क्या होता है? 0। जब दोनों वेक्टर अपोजिट होते हैं तो थीटा कितना? 180। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा कितना? 90। ये लाइन भूलनी नहीं है सभी को। ठीक है, अब इसमें तुम्हें दो चीजें हमेशा निकालनी होती है, क्योंकि वेक्टर राशि में दो चीजें होती हैं, परिमाण और दिशा। तो इसका परिमाण लिखो और दिशा लिखो। तो परिमाण लिखने के लिए अभी भी एक फार्मूला आया था, r बराबर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर r लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेक्टर r है ना। तो वेक्टर r लिखने में क्या करें? तो कुछ चीजें और, जब थीटा 0 है तो क्या मुझे कुछ वैल्यू आती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आती है ना। थोड़ा जल्दी करते हैं, एक स्टेप बता ही देते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो साइन की वैल्यू और दूसरी कॉस की वैल्यू। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। नहीं याद है तो याद करिए सभी, है ना, खास करके बायो वाले। यहां बोलो, साइन 180 मान 0 और कॉस 180 माइनस का 1। इधर बोले साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखना, अब मुझे r निकालना है, तो बोलो फार्मूला क्या था? तो आप कहेंगे टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। 2pq cos थीटा, cos थीटा 0 है और cos 0 का मान 1 होता है। 1 से अगर इस नंबर को गुणा करेंगे तो ये नंबर ही आ जाएगा, तो हम ये लिखें चाहे ना लिखें। ठीक है, तो मीन्स इसको क्या ये सभी को दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो याद करो कि हम इसे ये लिख सकते हैं, इस टोटल का क्या? स्क्वायर और टोटल पे क्या? रूट, है ना। अरे ऊपर वाली वैल्यू को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इस वाली वैल्यू को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अब सभी जानते हैं इस रूट का मतलब 1/2 होता है, और 1/2 जब 2 को गुणा करेगा तो कट जाएगा, मीन्स 2 इंटू 1/2, 2 मर जाएगा तो घात 1 आएगी। मीन्स जो वेक्टर r आएगा वो ये आएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। अरे वेक्टर r बराबर वेक्टर p प्लस वेक्टर q। अब क्या बची? दिशा, है ना। दिशा के लिए क्या करें? सभी को याद होगा tan फाई फार्मूला याद है ना, q साइन थीटा। तो q साइन थीटा मतलब साइन 0, और साइन 0 का मान 0। q साइन 0 अपान p प्लस q cos 0। अरे ये पीछे जो फार्मूला था, अरे q साइन थीटा अपान में p प्लस q cos थीटा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको याद होगी। ठीक है, तो q साइन 0 थीटा था, हमने थीटा 0 ले लिया, q साइन 0 अपान में p प्लस q cos 0। अगर आप सही से समझो तो साइन 0 का मान 0 होता है और p का कोई मैग्नीट्यूड रहेगा और q cos 0 का मान 1 होगा, मीन्स cos 0 का मान 1 होगा। तो जाहिर सी बात है जब कोई नंबर किसी 0 पर भाग करेगा तो आंसर 0 आ जाएगा। मीन्स जो फाई की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। मीन्स फाई बराबर 0 डिग्री। फाई बराबर कितना आ गया? वो नीचे दिख नहीं ना पा रहा है, पर यहाँ फाई बराबर कितना आ जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि इस वैल्यू को सॉल्व करके आंसर 0 आ जाएगा।
जब फाई 0 आएगा तो इस कंडीशन में दिशा किधर लिखेंगे, तो ऑलवेज याद रखना है जो वेक्टर आर की दिशा होगी वो हमेशा वेक्टर पी प्लस क्यू की दिशा में होगी। मीन्स अगर हम तुमसे कहें पी और क्यू का परिणामी वेक्टर बताओ तो आराम से यहाँ इन दोनों की ही दिशा में परिणामी वेक्टर ले सकते हैं, और परिणामी वेक्टर में इन दोनों का परिमाण जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये वाला वेक्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा नहीं बल्कि इसका दोगुना हो जाएगा। जैसे मान लो ये वैल्यू 5-5 यूनिट की है तो ये वैल्यू 10 यूनिट की हो जाएगी, और ये 10 यूनिट की हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले से दोगुनी हो जाएगी यार, है ना। तो ये वैल्यू कितनी है, ये किसका वैल्यू निकल के आ गया, वेक्टर आर का। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा आपको। मींस वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर आर है, डायरेक्शन वही है जो वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू की है। मीन वेक्टर पी और वेक्टर क्यू की डायरेक्शन में ही वेक्टर आर है, ठीक है, क्योंकि फाई कितना आया 0। अब अगला केस लेते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं तो वेक्टर आर बराबर फार्मूला बोलो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। cos थीटा है कितना, cos 180 है, थीटा कितना है 180 है, और 180 की वैल्यू -1 होती है। अगर यहाँ पे -1 लिख के इसको गुणा करेंगे तो क्या ये वैल्यू माइनस की आ जाएगी, काहे की आ जाएगी, माइनस की, है ना। अब क्या करें, क्या ये सभी को दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप याद करो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मीन्स p माइनस क्यू, वेक्टर p माइनस क्यू और इसका क्या होल स्क्वायर, और इस टोटल पे क्या लगा है रूट, और ये वैल्यू है वेक्टर r के बराबर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, आप सभी जानते हैं रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 2 से गुणा करेगा आंसर 1 आएगा, मीन्स इस पूरे पे घात 1 आएगी, तो घात 1 का मतलब है कि r बराबर वेक्टर p माइनस वेक्टर q, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे आप, ऐसे केस में कई सारी पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा ध्यान से देख लो, यहाँ पे एक छोटे से बॉक्स में बताते हैं आपको। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वेक्टर ए इक्विवेलेंट हो सकता है वेक्टर बी के, एक ये पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर ए बड़ा हो सकता है वेक्टर बी से, एक पॉसिबिलिटी ये है कि वेक्टर बी बड़ा हो सकता है वेक्टर ए से। बस, यानी ये जो अपोजिट वेक्टर है वो 3 टाइप के न्यूमेरिकल क्रिएट कर सकता है। क्या क्या, एक तो जब दोनों वेक्टर बराबर हो, तो ध्यान से देखो, जब दोनों वेक्टर बराबर होंगे तो क्या आंसर हमेशा 0 आएगा, अरे p से क्यों घटाओगे 0 आ जाएगा। जब वेक्टर a वेक्टर b से बड़ा होगा तो वेक्टर a से हमेशा घटाया जाएगा, जब वेक्टर b वेक्टर a से बड़ा होगा तो हमेशा वेक्टर b से घटाया जाएगा। कहने का मतलब है कि ऑलवेज वेक्टर बड़े वेक्टर से छोटे वेक्टर को घटाना होता है, और आप हमेशा याद रखेंगे जिस वेक्टर से घटाते हैं दिशा हमेशा उसी की लिखी जाती है, तो हम लिखेंगे tan फाई। tan फाई बराबर बोलो क्या होता है, फार्मूला ये है q sin 180 बटे p प्लस cos 180, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर अगेन फाई का 0 आ जाएगा, अगेन फाई का कितना आंसर आ जाएगा 0 या 180 कह सकते हैं आप, है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में डायरेक्शन हमेशा बड़े वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, दिशा क्या लिखेंगे, बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, ये बात भूलनी नहीं है, ठीक है। बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, ठीक है, यानी बड़ी वेक्टर राशि से हमेशा छोटे वेक्टर को घटा देंगे तो वो हमेशा मैग्नीट्यूड निकलेगा, और दिशा हमेशा जिस वेक्टर से घटाया जाता है उसी की दिशा लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं यहाँ पर इस केस में आपको हम ये बता दें कि वेक्टर ए ग्रेटर है वेक्टर बी से, वेक्टर जो ए है वो ग्रेटर है वेक्टर बी से। तो इस सवाल का एक्चुअल मतलब ये है, यहाँ पर हमने अच्छा ए और बी ले रखा है, पी और क्यू लिख लो यार, है ना, सभी पी और क्यू ही है, कोई दिक्कत नहीं, उससे आफत कोई नहीं आई, पी क्यू लिखो चाहे ए बी लिखो, है ना। तो हमने कहा सपोज जो वेक्टर पी है वो वेक्टर क्यू से बड़ा है, तो बताओ किससे घटाओगे, तो पी से घटेगा, तो आंसर ये आ जाएगा पी माइनस क्यू। पर सपोज करो अगर क्यू बड़ा होता तो इसको हम लिखते क्यू माइनस पी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा उधर लिखेंगे जिस वेक्टर से घटाएंगे। अगर हम यहाँ बात करें, हमने चलो p से घटा दिया, किससे घटा दिया, p से, तो आप हमेशा याद रखेंगे डायरेक्शन हमेशा p की दिशा में लिखेंगे, p तो उधर है, तो इस वाले वेक्टर से ये वाला वेक्टर घटा देंगे तो लगभग बराबर है, तो बहुत छोटा सा आंसर आ जाएगा, ऐसे ये वेक्टर r है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, कोशिश करिए आएगा, ठीक है। तो ये हो गया जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक। आगे चलते हैं,
अगला केस है जब दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत। तो जब लंबवत वेक्टर है तो थीटा तो लिखा ही है, तो आर निकाल लेते हैं इसका यार। आर बोलो क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा। कॉस 90 का मान 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 का मान 0, तो 0 इस नंबर से गुणा करेगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो इस वाली वैल्यू को लिखा जाए या ना लिखा जाए, इसमें कोई आफत की बात नहीं है। मींस वेक्टर आर बराबर निकलेगा रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो क्या हम यही तो आंसर है अपना यार, है ना। बस चाहो तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। सभी पे स्क्वायर लगा दो। अगर आप सही सही समझो तो पाइथागोरस प्रमेय लिखिए। क्या लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर समझो तो ये वाली वैल्यू कर्ण है, इनमें से एक लंब है और दूसरा आधार है, वो वेक्टर पे डिपेंड, जैसे पी वेक्टर लंब है और क्यू वेक्टर आधार है ना। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वलेंट कर्ण का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं यार। अब मुझे निकालनी है इसकी दिशा। क्या निकालनी है, दिशा। दिशा के लिए फॉर्मूला ये है, tan फाई बराबर क्यू साइन 90 अपान पी प्लस क्यू कॉस 90, है ना। अगर आप सही सही समझो तो साइन 90 का मान 1 होता है, मीन्स ऊपर क्यू बचेगा, नीचे केवल पी बचेगा। क्यों, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 क्यू से गुणा करेगा 0 आ जाएगा, मीन्स आंसर बचेगा क्यू अपान पी। यानी जो फाई आएगा वो आएगा ये क्यू अपान पी। जो tan फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू अपान पी। ऐसे केस में जो दिशा होती है वो दोनों वेक्टरों के बीच में होती है, दोनों वेक्टरों के बीच में। जब ये दोनों परपेंडिकुलर आ जाते हैं तो जो फाइनल वेक्टर मींस जो वेक्टर आर है उसकी दिशा दोनों वेक्टरों के बीच में होती, प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। तो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वेक्टर आर की जो दिशा होगी वो ऐसे होगी, ये वेक्टर आर है, काम खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीगन मेथड क्या है, मींस वेक्टर जोड़ने का पॉलीगन मेथड क्या है। ये कौन सा मेथड है, ये है समांतर चतुर्भुज मेथड। इसकी हमने कुछ स्थितियां भी आपको दिखा रखी, इनको भी अच्छे से नोट कर लिया जाए और इन्हें हालांकि मेरे ख्याल से रट के रखा जाए। क्या क्या रटना है, बड़े याद करो। जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी जो वेक्टर आता है वो हमेशा दोनों वेक्टर को ऐड करके आता है, दिशा हमेशा दोनों वेक्टरों की दिशा में आती, काम खत्म। इधर देखते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो हमेशा याद रखेंगे बड़ा वेक्टर मींस बड़ा वाला आंसर और माइनस छोटा वाला आंसर हमेशा फाइनल वेक्टर होता है और दिशा हमेशा बड़े वेक्टर की दिशा में होती है। इधर देखते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो फाइनल वेक्टर है वो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मींस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। आर का आंसर निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, देन उसका रूट करते हैं तो वो फाइनल आंसर निकल आता है। ठीक है, दिशा हमेशा दोनों वेक्टरों के बीच में होती है जो उसके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।